दोस्तों नमस्कार। अपराध और रोमांच भरी कहानी की दुनिया में आपके स्वागत है। आशा आप सभी अपने अपने परिवार के साथ सुखी और स्वस्थ होंगे। इश्क में खलल पड़ती देख देवरानी ने जो कदम उठाया, उसमें जेठानी की जवान बेटी निशा भी लपेटे में आ गई। कैसे और क्या हुआ जेठानी के साथ? देवरानी मालती का संजू से इश्क लड़ाना जेठानी बबली को नापसंद था। इसे लेकर देवरानी और जेठानी के बीच तकरार होती रहती थी। रात के करीब 9 बज चुके थे। बबली ने खाना बनाते हुए अपनी बेटी निशा को आवाज दी, निशा, बेटी खाना तैयार है। रोटियां सेक रही हूँ, आकर ले लो। मम्मी, अभी भूख नहीं है। पूरा बना लो, फिर साथ में बैठकर खा लेंगे। अपने कमरे में टीवी पर नजरें गड़ाए निशा बोली। कुछ ही देर में जब खाना तैयार हो गया, तब बबली भी किचन से निकलकर निशा के साथ आकर टीवी पर सीरियल देखने लगी। उसे सीरियल देखते हुए रात के करीब 10 बज चुके थे। बबली ने निशा से कहा, काफी समय हो चुका है निशा, अब खाना लगा दूं। निशा ने हाँ बोला ही था कि उसके मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। टीवी से नजरें हटाते हुए निशा ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा। कॉल उसके मंगेतर संदीप की थी। कॉल रिसीव कर वह दूसरे कमरे में चली गई। मध्य प्रदेश में जबलपुर से मंडला की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30 पर जबलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर छोटा सा कस्बाई शहर है बरेला। वहीं वार्ड नंबर 15 में 40 साल की दीपा मेहरा उर्फ बबली अपनी 20 साल की बेटी निशा के साथ रहती थी। बरेला के पास के ही गांव टेम्भरभीटा में बबली का मायका था। हाल में ही वहीं के रहने वाले संदीप झारिया से निशा का रिश्ता तय हुआ था। मार्च 2022 में दोनों की शादी होने वाली थी। शादी तय होने के बाद संदीप और निशा के बीच मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी। संदीप से बात करते हुए निशा ने बाहर बरामदे में किसी के आने की आहट सुनी। उसने संदीप से कहा, शायद कोई घर पर आया है, बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर निशा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। काफी समय तक जब निशा का फोन नहीं आया, तब संदीप ने ही दोबारा कॉल की। तब निशा का मोबाइल बंद मिला। इससे पहले तो संदीप ने हल्के में लिया, सोचा बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। उन्होंने रात के 12 बजे तक निशा को कई दफा फोन मिलाया, लेकिन हर बार फोन बंद आने से वह चिंतित हो गया। घर में एक ही फोन से मां बेटी काम चलाते थे। अगले रोज संदीप की नींद बबली के पिता चंद्रभान के कॉल की घंटी से टूटी। उन्होंने निशा को फोन नहीं लगने की बात कही, साथ ही पूछा कि क्या उनकी निशा से कल रात बात हुई थी। संदीप को चंद्रभान की बात सुनकर बीती रात निशा का फोन स्विच ऑफ होने का ध्यान आया। चंद्रभान टेम्भरभीटा गांव में ही रहते थे, जो बरेला से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। निशा का फोन स्विच ऑफ आने पर वह काफी चिंतित हो गए। अपने छोटे भाई के बेटे आशीष को बरेला चलने को कहा। कुछ मिनट में ही दोनों बरेला पहुंच गए। जिस घर में बबली निशा के साथ रहती थी, वहां ताला लगा हुआ था। उसी घर से सटे दूसरे मकान में बबली की देवरानी मालती रहती थी। चंद्रभान और आशीष जानते थे कि काफी समय से बबली और मालती के बीच बोलचाल बंद थी। फिर भी तसल्ली के लिए उन्होंने मालती के घर का दरवाजा खटखटाया। भीतर से ही कौन है, क्या है, सवालों की रूखी आवाज आई। चंद्रभान ने तेज आवाज में बोलते हुए निशा के बारे में पूछा। चंद्रभान की आवाज सुनकर मालती ने वहीं से बोल दिया कि उसे दोनों के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसके बाद चंद्रभान और आशीष ने आसपास के दूसरे लोगों से भी पूछताछ की। अधिकतर पड़ोसियों ने ये तो बताया कि बबली और निशा बीती रात 8-9 बजे घर में ही देखे गए थे।
कमरे से टीवी की आवाज भी आ रही थी, मगर उनके कहीं जाने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। दिन निकल आया था। इसी के साथ बरेला के पूरे वार्ड में मामबेटी के रात से ही गायब होने की खबर भी फैल चुकी थी। चंद्रभान ने देर किए बगैर बरेला पुलिस थाने में दोनों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा। तब तक संदीप भी वहां आ गया था। बरेला पुलिस ने चंद्रभान और संदीप को पहले अपने रिश्तेदारों के यहां खोजने की सलाह दी। चंद्रभान समेत आशीष, संदीप के अलावा दूसरे रिश्तेदारों ने निशा और बबली के बारे में काफी पता किया। यही करते करते 3 दिन निकल गए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। चंद्रभान ने थाने जाकर गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर उन्हें तलाशने का दबाव बनाया। 1 सप्ताह बीतने के बावजूद पुलिस निशा और बबली को ढूंढने में असफल रही। उससे बबली के मायके वालों ने नाराज होकर डीएसपी और एसपी से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत कर दी। उन्होंने सीधे स्थानीय पुलिस के खिलाफ ही शिकायत कर दी। इस बात को लेकर मेहरा समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस की नाकामी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने ज्ञापन देकर बरेला में नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए। बरेला थाने में टीआई के नहीं होने की वजह से एसआई मुनेश लाल कोल के पास पुलिस थाने की जिम्मेदारी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बरेला पुलिस थाने की कमान तेजतर्रार डीएसपी अपूर्वा केदार को सौंप दी। अपूर्वा केदार ने क्राइम ब्रांच और बरेला पुलिस के साथ मामले की तफ्तीश नए सिरे से शुरू कर दी। उन्होंने तहकीकात की शुरुआत बबली और निशा के घर से की। इस सिलसिले में 2 अक्टूबर 2021 को डीएसपी ने बरेला थाना स्टाफ और फोरेंसिक टीम के साथ घर पहुंचकर कमरे का ताला खुलवाया। कमरा पूरी तरह से व्यवस्थित था। किचन में खराब हो चुके खाने की दुर्गंध आ रही थी। फोरेंसिक टीम ने किचन में रखे खाने को देखा। वहां पका हुआ खाना पड़ा था। ये देखकर सभी इस बात से हैरान हो गए थे कि आखिर दोनों बगैर खाना खाए अचानक कहां चले गए। बबली के चचेरे भाई आशीष ने पुलिस को एक राज की बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस दिन वह मालती से बबली और निशा के बारे में पूछने गए थे, तब मालती की बेटी ने उन्हें बताया था कि रात में संजू चाचा के साथ 2 लड़के आए थे। ये जानकारी पुलिस को एक महत्वपूर्ण कड़ी लगी। डीएसपी ने तत्काल सवाल किया, संजू कौन है? उन्हें मालूम हुआ कि इसका जवाब मालती ही दे सकती है। फिर क्या था, जांच की सुई मालती की ओर घूम गई। इस बारे में सीधे मालती से पूछताछ करने के बजाय पहले पास पड़ोस के लोगों से संजू के बारे में पता किया गया, जिसका पूरा नाम संजू श्रीपाल था। वह दूसरी जगह का था, लेकिन हमेशा इस मोहल्ले में आता रहता था। अधिकतर लोगों ने संजू के बारे में दबी जुबान से बताया कि मालती संजू के साथ अवैध संबंध थे। वह उसी से मिलने मोहल्ले में आता था। इस जानकारी के बाद पुलिस टीम मालती के पास जा पहुंची। पुलिस ने ये भी जानकारी लेने की कोशिश की कि करीबी रिश्तेदार होकर भी उनकी आपस में क्यों नहीं बनती थी। मालती ने भोली बनते हुए इतना भर कहा कि उनके विचार और व्यवहार पसंद नहीं थे, इसलिए उनसे बोलचाल बंद थी। संजू के बारे में पूछने पर मालती ने बताया कि वह उसके पति का दोस्त है। पति चूंकि कामकाज के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते हैं और ससुर काफी बुरे हैं, इसलिए संजू उसके पति के कहने पर परिवार का ध्यान रखता है। पुलिस के लिए मालती से हुई पूछताछ महत्वपूर्ण साबित हुई। उसी दौरान पुलिस टीम ने साइबर टीम की मदद से संजू और मालती के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवा ली। पता चला कि पिछले 4 दिनों से दोनों के बीच घंटों बातचीत हुई थी।
मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि संजू अपने साथियों के साथ 3 अक्टूबर को मालती के घर गया था। डीएसपी अपूर्वा केदार ने सादे कब्जों में एक महिला कांस्टेबल को मालती के घर तब भेजा जब वह घर पर नहीं थी। उसने मालती की बड़ी बेटी से पूछताछ की। उससे पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। मालती की बेटी ने बताया कि 27 सितंबर की रात उसके घर संजू चाचा के साथ 2 लड़के आए थे। मम्मी ने हमें खाना खिलाकर जल्दी सुला दिया था, लेकिन संजू चाचा और दोनों लड़के देर रात तक घर पर ही थे। सुबह सोकर उठने के बाद मैंने देखा कि बड़ी मम्मी बबली के घर पर ताला लगा था। मैंने सोचा बड़ी मम्मी निशा दीदी को लेकर नाना जी के घर पर गई होंगी। लापता मां बेटी के बारे में पुलिस को कई तरह की जानकारियां मिल गई थीं, जिसके केंद्र में संजू और मालती ही थे। पुलिस को पूरा भरोसा हो गया था कि बबली और निशा को गायब करने में संजू और मालती का ही हाथ रहा होगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर संजू और मालती को पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे थाने बुलाया। उन्हें घंटों थाने में बैठा कर रखा। उस दौरान उनकी बेचैनी, घबराहट वाली गतिविधियों पर नजर रखी गई। धीरे धीरे उन पर पुलिस की सख्ती बढ़ती चली गई। अकस्मात मालती के मुंह से निकल पड़ा, मां बेटी जिंदा होंगी तभी मिलेंगी ना। मालती के ये कहते ही जांच टीम और सख्त हो गई। सीधे सवाल कर दिया, किस दुश्मनी के चलते तुमने दोनों को मरवा दिया? पुलिस की सख्ती के आगे संजू भी टूट गया। उसने बबली और निशा की हत्या कर लाश अपने गांव महेगवा में कैनाल के किनारे दफनाने की बात कबूल कर ली। पुलिस पूछताछ में इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई, वह दिल दहलाने वाली थी। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर के बरेला कस्बे की भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाली 40 साल की दीपा मेहरा उर्फ बबली नगर के आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता के पद पर तैनात थी। उसकी शादी सन 2000 में बरेला निवासी पंचमलाल के बड़े बेटे नरेश मेहरा से हुई थी। अगले साल 2001 में निशा के जन्म के कुछ ही महीने के बाद पति नरेश की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। पंचमलाल का छोटा बेटा सुरेश राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी शादी मालती के साथ हुई थी। उसके बाद उसने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली थी। अपनी बेटी के भविष्य के सपने संजोए बबली अपने जीवन की गाड़ी खींच रही थी। वक्त के साथ निशा जवान हो गई थी और वह सालीवाड़ा गौर के कॉलेज से ग्रेजुएशन के अंतिम साल की पढ़ाई कर ही रही थी। उसके नाना ने शादी का रिश्ता तय कर दिया था। मालती गठीले बदन की खूबसूरत औरत थी। पंचम लाल के मकान में एक बड़ा दालान अर्थात बरामदा था। उसी से जुड़े 4 कमरे थे। 2 कमरे के 2 हिस्सों में दोनों परिवार रहने लगे। बबली की देवरानी मालती का पति सुरेश अक्सर काम के सिलसिले में मंडला जिले में रहता था। महीनों तक अपने घर नहीं आता था। मालती अपनी 3 बेटियों और 76 साल के ससुर पंचमलाल के साथ बरेला में रहती थी। 30 साल की मालती देह सुख से वंचित रहती थी। करीब 5 साल पहले मालती के संपर्क में संजू आया था। वह महेगवा गांव का रहने वाला सुरेश का परिचित था। दोनों मिलकर काम तलाशते थे। जब सुरेश काम की तलाश में मंडला चला गया तो संजू मालती से मिलने आने लगा। मालती की बेटियों के लिए संजू चॉकलेट और बिस्कुट लेकर आता था। वे उन्हें चाचा कहकर बुलाती थीं। मालती के ससुर पंचमलाल बूढ़े हो चले थे। उन्हें सुनाई नहीं देता था। संजू और मालती अकेले में मिलते रहे। दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। उन्हें जब अपनी काम वासना की हसरतें पूरी करनी होती थीं, तब वह बच्चियों को पैसे देकर कुछ खाने पीने के लिए बाहर भेज देता था। करीब 4 साल पहले की बात है। दोपहर के 2 बजे का वक्त था।
निशा स्कूल गई हुई थी और बबली आंगनबाड़ी केंद्र से घर लौटी थी। घर की चारदीवारी में बने दरवाजे से बबली जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुई तो उसे मालती के कमरे से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी, जबकि उसके ससुर पंचमलाल उस समय नहीं थे। बबली जैसे ही अपने कमरे में गई तो बगल के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने अपने पर्स को टेबल पर रखा और बरामदे में आ गई। बाहर निकलकर उसने देखा कि मालती के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बबली ने चुपके से दरवाजे में बनी पतली झिर्री से आंख लगाई। अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गई। देवरानी मालती पलंग पर निर्वस्त्र होकर किसी मर्द के साथ रंगलियां मनाने में मस्त थी। मालती के साथ रंगलियां मना रहे युवक का चेहरा उसे पहचान नहीं आया था। बबली कुछ समय से देख रही थी कि मालती से मिलने एक युवक अक्सर आता रहता था। उसके बारे में देवरानी से पूछा तो उसने युवक को रिश्ते का भाई बताया। उस रोज बबली ने अपनी आंखों से जो सच देखा, उसके भीतर आक्रोश भर आया। सब काम छोड़कर कुर्सी डालकर वह बाहर बैठ गई। करीब आधे घंटे के बाद जब वह युवक मालती के कमरे से बाहर निकला तो बबली ने उसे पहचान लिया। वह संजू था, जिसे वह भाई बताती थी वही उसका यार था। बबली को संजू के बुरे चरित्र के बारे में मालूम था। शराब का शौकीन क्रिमिनल माइंड का था वह। संजू एक बार अपने गांव की लड़की को लेकर भाग चुका था। उस लड़की का आज तक पता नहीं चला है। 34 साल का संजू शादीशुदा होने के साथ 2 बेटियों का बाप भी था। जब मालती से बबली ने संजू के उसके कमरे में होने की बात की तो मालती ने अपनी गलती मानने के बजाय उसे ही भला बुरा सुना दिया। बबली ने संजू और मालती के संबंधों की बात ससुर पंचमलाल को भी बता दी। इस पर मालती जेठानी बबली से नाराज हो गई। उस दिन के बाद से बबली ने मालती से बातचीत करनी बंद कर दी। संजू बेखौफ मालती के घर पर आकर रंगलियां मनाने लगा। बबली की बेटी निशा का रिश्ता संदीप के साथ तय हो चुका था। बबली को यह चिंता खाए जा रही थी कि मालती की करतूत का असर कहीं उसकी बेटी के ब्याह पर न पड़े। परिवार की बदनामी की चिंता तो थी ही, मालती शक्की स्वभाव की भी थी। उसे लगता था कि भतीजी निशा उस पर नजर रखती है। संजू के आने जाने की हर खबर वह माँ बबली को बताती है और माँ इसकी शिकायत ससुर से कर देती है। इस संदेह के चलते वह भीतर से डर गई थी कि कहीं उसके और संजू के रिश्ते की बात पति सुरेश तक न पहुंच जाए। संजू के मन में भी कुछ इसी तरह के विचार आ रहे थे। एक रोज मालती ने संजू से कहा कि उनके संबंधों में बबली और उसकी बेटी बाधा बन गई है। उनकी दखलंदाजी काफी बढ़ गई है। उन्हें रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। संजू ने योजना के मुताबिक काम को अंजाम देने के लिए अपने दोस्तों राजा कोल और देवा कोल को शामिल कर लिया। बदले में उन्हें काम पूरा होने पर 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया। उन्हें कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए। 27 सितंबर 2021 की रात संजू राजा और देवा के साथ घर पहुंच गया। योजना के मुताबिक मालती ने ससुर पंचमलाल के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिससे पंचमलाल गहरी नींद सो गए थे। तीनों बेटियों को भी जल्दी से खाना खिलाकर सोने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया था। उसके बाद तीनों बबली के आंगन में घात लगाए बैठ गए। रात करीब 10 बजे बबली जैसे शौचालय की तरफ गई, तीनों ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। इस सब से बेखबर निशा कमरे में संदीप से फोन पर बात कर रही थी। बाहर आहट सुनकर उस ओर जाने लगी। तब तक तीनों कमरे में घुस आए थे। निशा को भी उन्होंने दबोच लिया। उसकी भी उन्होंने गला घोंट कर हत्या कर दी।
मां बेटी की हत्या कर उन्होंने शवों को चादर में लपेटा और रात में ही मोटरसाइकिल से नहर के किनारे ले जाकर झाड़ियों में फेंकाए। अगले रोज तीनों दिन में लाशों को नमक के साथ को एक गड्ढे में दफना दिया। ये काम महगवा नहर के किनारे एकदम सुनसान इलाके में किया गया, जो मुख्य रोड से लगभग 800 मीटर अंदर की तरफ है। एसडीएम प्रमोद सिंह गुप्ता और तहसीलदार की उपस्थिति में पुलिस ने 4 मजदूरों की मदद से जब जमीन की खुदाई कराई, तब लगभग 5 फीट गहरे गड्ढे में 2 लाशें मिली। दोनों लाशें ऊपर नीचे रखी हुई थीं। उन पर काफी मात्रा में नमक डाली गई थी। ऊपर निशा की निर्वस्त्र लाश थी। उसके नीचे बबली की लाश थी, वह अर्धनग्न थी। बबली के गले में फीता बंधा था। घटनास्थल पर शवों की पहचान बबली और उसकी बेटी निशा के रूप में हुई। परिजनों और रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए गए। लाशों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनका अंतिम संस्कार करवाया। इस हत्याकांड में राजा और देवा की तलाश की गई। वे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए गए। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने और मां बेटी मर्डर केस का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों की एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सराहना की। इतना ही नहीं, एसपी ने एसआई मुनेश कोल, रुखसार बानो, एएसआई चंद सिंह धुर्वे, कांस्टेबल मनोज, सूरज मिश्रा, तनवीर रिजवी, महेंद्र कुमार, सावित्री धुर्वे, प्रतिमा मिश्रा, जबलपुर क्राइम ब्रांच के एएसआई धनंजय सिंह, विजय शुक्ला, हेड कांस्टेबल विजेंद्र, दीपक तिवारी, मोहित उपाध्याय, बीरबल, साइबर सेल के अमित पटेल को पुरस्कृत करने की घोषणा की। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी संजय श्रीपाल, उसकी प्रेमिका मालती मेहरा, राजा कोल और देवा ठाकुर को भादमवी की धारा 450, 302, 201, 34 और SC/ST एक्ट के तहत जबलपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट के आदेश पर सभी को जबलपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी रोमांचक कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।